हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हायर स्टडीज़ विथ अनुज। तो मैंने जो बताया था आप लोगों को कि हम लोग PYQ वाइज सारे क्वेश्चन पेपर करते जाएंगे CUT UG का, एंड फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस को कवर करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के PYQ के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के PYQ को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो 2 बुक है 12th में, और अगर आप 2 बुक के सारे MCQ टाइप क्वेश्चन जो मैं आगे की वीडियो में करवाऊंगा वो अगर आप कर लेते हो तो उससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें जो प्रॉपर इवेंट्स जो पूछे ही जाएंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होंगे वो पूछे ही जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल हायर स्टडीज़ विद अनुज में करवाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग जो है ना CUT UG के 2024 वाले पेपर को देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का है जो PYQ है आपका, जो 2024 में पूछा गया है। अच्छा, क्लास 12 जो है ना, क्लास 12 के फर्स्ट एंड सेकंड बुक के सारे PYQ आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को करवाए जाएंगे, और आप लोग इस चैनल से जुड़ के रहिएगा और आप लोगों को सारी वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज मैं स्टार्ट कुछ समय के बाद करने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट पूछा गया है, जो NCERT की लाइन है ना उससे डायरेक्ट उठाया गया है और क्वेश्चन बता दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाबी सूबा। तो यहाँ पे पंजाबी सूबा के बारे में कौन बात करता है? देखो कांग्रेस तो कभी बात नहीं कर सकती है, लोक दल जो है, लोक दल कोई ऐसा होता ही नहीं है। अकाली दल ये पंजाब की पार्टी है। CPI इसकी बात नहीं करेगा। CPI जब भी बात आएगी ना तो वो वर्कर्स के हित के बारे में बात करेगा, ना कि वो कोई भी फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा, कोई भी स्टेट फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। तो अकाली दल इज अ राइट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को यही समझना है कि हम लोग को एलिमिनेट करना आना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन को देखो तो अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है ना तो आप एलिमिनेट करो, आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो कि कहाँ पे क्या चीजें हो सकती है। जैसे कांग्रेस तो कभी भी इस पक्ष में नहीं जाएगा ना कि पंजाबी सूबा ही अलग हो जाए, तो वो कभी भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कांग्रेस नहीं करती थी। लेकिन जब फर्स्ट केस जो है वो आंध्र प्रदेश का हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें तुल पकड़ती गई। तो आपको याद रखना है कि आपको एलिमिनेट करने हैं आंसर, और एलिमिनेट करके आप आंसर क्लियरिफाई निकाल सकते हो। तो इसमें अकाली दल हो जाता है। इसमें मैं कुछ इसके एक्सप्लेनेशन को भी डाला हूँ। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, बोल रहा है द अकाली दल स्पीडहेडेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाबी सूबा एडवोकेटिंग फॉर द सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। तो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट एक अलग से बनाने की डिमांड कर रहे थे अकाली दल। द मूवमेंट वॉज ड्रिवन बाय द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी के कारण इंडिया में बहुत बार हमेशा से आता रिवोल्ट होता गया है, बहुत बार इसके पक्ष में और इसके अगेंस्ट में हमेशा बहुत लोगों का स्टेटमेंट आता गया है। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए पंजाबी सूबा का कौन डिमांड कर रहा है? अकाली दल। कब किया था? तो ये बेसिकली क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंजाब होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब का होता है 1966 में। तो याद रखना, डेट भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईयर, कि 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो याद रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 1966 पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में सारे स्टेट जैसे मिजोरम, 7 सिस्टर स्टेट जितने भी है, या हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ये सब जो किस ईयर में अलग हुए थे ना, वो सारी बातों को मैं बताऊँगा। एक वीडियो स्पेशल इस टाइप की वीडियो बना के लाऊँगा। तो ओके, तो इसमें वही बातें बताया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, वर्कड फॉर द जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंडेड द्रविड़ कंजकम। अब बेसिकली आपको जब भी याद रखना होगा तो याद रखना है कि नायकर जो थे, पेरियार, जिसको पेरियार भी बोला जाता है, तो रामास्वामी नायकर जो हैं, ये बेसिकली जस्टिस पार्टी के फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। और इसने क्या फाउंड किए थे? तो द्रविड़ कंजकम भी फाउंड किए थे। तो जस्टिस पार्टी में कौन काम कर रहे हैं? तो जस्टिस पार्टी में EV रामास्वामी नायकर कर रहे हैं। और किसका फाउंडिंग में किसको फाउंड किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो द्रविड़ कंजकम को फाउंड किया था। ओके,
इसमें एक्सप्लेनेशन ईवी रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज द पेरियार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियार बोलते हैं, वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तमिलनाडु से। ही वाज एसोसिएटेड विद द जस्टिस पार्टी, तो किससे जुड़े हुए थे, जस्टिस पार्टी। एंड द्रविड़म कंजकम इसने फाउंड किया था। और ये किसके बारे में बात करते थे, सोशल रिफॉर्म एंड रेशनलिज्म के बारे में। देखो इसमें से 3 पॉइंट आप ध्यान में रखो। पहली बात है, इसे हम लोग पेरियार बोलते हैं। दूसरी बात है, जस्टिस पार्टी से जुड़ा हुआ था। और तीसरी बात है, द्रविड़म कंजकम पार्टी का फाउंड किया था इसने। अब ये कंटेक्स्ट इसके बारे में इसलिए बताया जाता है कि तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे थे। ये किसके बारे में बोलते थे, सोशल रिफॉर्म और रेशनलिज्म के बारे में बोलते थे। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको ताकि आप इसके बिहाइंड द स्टोरी याद रखोगे। जब स्टोरी आपको याद रहेगा ना, तो आपको रिमेंबर करने में, कोई भी चीज़ को डिलीवर एग्जाम में जैसे करोगे, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आएंगे, और ताकि आप ऑप्शन को भी अपने आइडिया से एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, थर्ड, व्हाट डज बेमसेप स्टैंड फॉर। अब बेमसेप का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बेमसेप मतलब होता है बैकवर्ड, ओके, बेमसेप का मतलब होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो बेमसेप का मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो इसका मतलब ये होता है, बेमसेप का काम क्या होता है वो देखते हैं। तो बेमसेप स्टैंड फॉर द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट एंड वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, जिसके पास खाने के पैसे नहीं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा, तो बेमसेप बात करेगा इन इंडिया। ओके, तो प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात है, याद रखना। बेमसेप स्टैंड फॉर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय विच गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो कौन से गवर्नमेंट बनाता है इसको, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट क्या बनाती है, मंडल कमीशन बनाती है। तो मंडल कमीशन जो है वो कौन बनाती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो मंडल कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके, तो जनता पार्टी नाम याद रखोगे, जनता पार्टी गवर्नमेंट। द मंडल कमीशन वो अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1979। याद रखना, ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1979। ओके, to identify and promote the welfare of the socially and educationally backward classes in India। तो बेसिकली ये सब ध्यान में आपको इसलिए रखना है ताकि आप स्टोरी लाइन की डिटेल्स, सबका एग्जाम में कोई भी यूज नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बैठोगे तो आपको एक स्टोरी लाइन पता होना चाहिए। ये किस लिए बनाया गया था, तो वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसको बनाया गया था। द कमीशन रिकमेंडेड लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहीं से स्टार्ट होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन, जो 27% है। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1974 the nationwide strike by all the employee of the railway was led by which of the following leaders। जॉर्ज फर्नांडिस। आप याद रखो, ये कब की बात है, इमरजेंसी इरा की बात है, इमरजेंसी की बात है। जब इमरजेंसी में रेलवे स्ट्राइक हुआ था, तो रेलवे स्ट्राइक को लीड कौन कर रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस कर रहा था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, जो जेपी मूवमेंट के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था इमरजेंसी के दौरान। तो जेपी मूवमेंट जो हुआ था, स्टूडेंट का एक मूवमेंट था, और इसमें जो भी करप्शन था, करप्शन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट में जो करप्शन चल रही थी उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाया गया था, जेपी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो ये कब हुआ था, याद रखना, ईयर याद रखना। अभी पूछ दिया है कौन स्टार्ट किया था, कौन रेलवे स्ट्राइक का फादर माना जाता है। तो रेलवे स्ट्राइक कहाँ पे हुआ, कौन रेलवे स्ट्राइक स्टार्ट किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस क्या था, और 1974 में क्या था। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1974। ओके, तो 5 बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन है। 1974 में क्या होता है कि A railway strike was led by the George Fernandez, well-known trade union leader। ये कौन थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे। The strike involving over the 1.7 million workers was one of the largest industrial action in independent India and highlighted the grievances of the railway employee। तो जो रेलवे एम्प्लॉई थे ना, उसके ग्रीवेंसेस को देखने के लिए, उसके ग्रीवेंसेस को डील करने के लिए ये स्ट्राइक किया गया था, और इसमें समझ लो 1.7 मिलियन वर्कर जो है पार्टिसिपेट किए थे। 1974 में होता है। कब होता है ये, 1974 में होता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा ये चीजें स्टार्ट की जाती है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है।
ओके, तो यहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के टर्म्स को लिखे गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के टर्म्स को देखेंगे और इसमें देखते हैं कौन कौन क्या होता है। जैसे एच.डी. देवगौड़ा जो हैं वो कब से कब तक रहते हैं, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहते हैं। आई.के. गुजराल जो है अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहते हैं। वी.पी. सिंह जो है दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक रहता है। मनमोहन सिंह जो है वो मई 2004 से मई 2014 तक रहते हैं। तो ये सारे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के टर्म्स है। तो अब याद करवाने का मेरे पास तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर है और उसके टर्म्स है, उसी तरह से प्रेसिडेंट है और उसके फिर टर्म्स है। तो ये अगर आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के टर्म्स याद कर लेते हो तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर के टर्म्स और प्रेसिडेंट के टर्म्स दोनों मेंशन होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाजवादी समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में जब भी बात किया जाए तो वो किसका नाम आता है, कांसीराम। कांसीराम जो थे यूपी के थे और ये मतलब आप समझो एक छोटे से घर से बिलोंग कर रहे थे और एक बड़े लेवल पे मूवमेंट खड़ा करके इसने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को किसने फाउंड किया, तो कांसीराम ने। ध्यान में रखोगे इसको। ओके, तो अब इसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। द बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड बाय कांसीराम इन 1984। कब फाउंड किया था, 1984 में। द पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्रेजेंट एंड एडवोकेट फॉर द right of marginalized communities including Dalit, Adivasis and other backward classes। तो दलित के बारे में बात किया इसने, आदिवासी के बारे में बात किया और ओबीसी के बारे में बात किया। ओके, तो ईयर आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आप जब एलिमिनेट कभी कभी क्या होता है कि पार्टी के फॉर्मेशन से रिलेटेड ईयर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मान के चलो दूसरे पार्टी के फॉर्मेशन के ईयर नहीं भी याद है तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बना था कांसीराम के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी। सो शॉक थेरेपी क्या होता है वो समझते हैं। शॉक थेरेपी क्या होता है बोला जाता है, क्वेश्चन पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया है द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू नोन एज शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी इसको क्यों बोलते हैं, बेसिकली यूरोप जो है वो 2 पार्ट में बट गया था, एक ईस्ट यूरोप में और एक वेस्ट यूरोप में। वेस्ट वाले और ईस्ट वाले। ईस्ट वाला जो यूरोप था वो रसिया की तरफ था और वेस्ट वाला जो था वो अमेरिका की तरफ था। अब यहाँ पे ईस्ट यूरोप जो है, ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया और रसिया ये तीनों एक ही पहले हुआ करता था। ये चीज़ जो एक जो हुआ करता था। ओके, सो ये सारे जो होते थे एक ही हुआ करते थे, रसिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, ये सारे एक ही हुआ करते थे। तो इसमें वर्ल्ड बैंक एंड IMF के थ्रू क्या किया गया, यहाँ पे शॉक थेरेपी दिया गया ताकि इसके इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जाए। ठीक है, ओके, हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द इकोनॉमिक मॉडल्स नॉन एज द शॉक थेरेपी वाज अप्लाइड इन द रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग 1990s ट्रांजिशन फ्रॉम द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट ओरिएंटेड वंस। तो यहाँ पे इकोनॉमी को ही क्या किया गया, रिवाइव किया गया और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन लाया गया, मार्केट लिबरलाइजेशन लाया गया और ताकि प्राइवेट प्लेयर को मौका मिले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और यहाँ का इकोनॉमी ज़्यादा बूम करे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है in which year was the Mikhail Gorbachev elected as the general secretary of the Communist Party of the Soviet Union। तो गोर्बेचेव जो है वो कब बने थे, किस ईयर में बने थे, तो 1985 में। कब बने थे, 1985 में वो गोर्बेचेव बने थे, सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उसके जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। कौन सा वीडियो लेके आऊँगा, वो वीडियो आपका रहेगा बेस्ड ऑन कोल्ड वॉर इवेंट, मेजर कोल्ड वॉर इवेंट जो होगा, मेजर कोल्ड वॉर इवेंट जो होगा उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर ईयर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन कोल्ड वॉर के मेजर इवेंट से आते ही हैं। उसमें से मैं आपको सारी ट्रीटी जो होगा या कॉन्फ्रेंस हुआ होगा या इसके अलावा कोल्ड वॉर इवेंट्स में जैसे रसिया में कौन कौन जनरल सेक्रेटरी किस किस ईयर में बने थे, कब स्टालिन की मृत्यु हुई थी, कब बर्लिन वॉल फॉल हुआ था, कब बर्लिन वॉल क्रिएट हुआ था, कब कोरियन वॉर हुआ था, वो सारी बातों को एक ही वीडियो में समराइज करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके,
ओके तो ये 1985 में गोर्बाचेव बनते हैं जनरल सेक्रेटरी। मिखाइल गोर्बाचेव assumed the role of the general secretary of the Communist Party of the Soviet Union 1985. His leadership introduced key reforms such as पेस्ट्रोका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, वो फिर से इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट किया। फिर ग्लासनोट मतलब ओपननेस और अपने इकोनॉमी को खोलना स्टार्ट किया, which aimed to modernize the Soviet political and economic systems, eventually leading to significant transformation in the Soviet Union। तो इसी वजह से ऐसा एक थ्योरी ये भी बताया जाता है कि गोर्बाचेव के ही रिफॉर्म की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चर करना इकोनॉमी को स्टार्ट किया और इकोनॉमी को खोलना स्टार्ट किया, तो इसी के वजह से ही जो है ना सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज द कॉमन करेंसी। तो कॉमन करेंसी किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि डेनमार्क एंड स्वीडन जो है ना, डेनमार्क और स्वीडन ये कभी भी अपने कॉमन करेंसी नहीं बनाते, यूरो को कॉमन करेंसी नहीं बनाते हैं। तो डेनमार्क और स्वीडन क्या है, ये कभी भी अपना करेंसी यूरो को कंसिडर नहीं करते हैं, तो यूरो इसका करेंसी नहीं है, याद रखना है। ग्रीस, जर्मनी है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन एंड पुर्तगाल है, बट डेनमार्क एंड स्वीडन कभी भी नहीं है, याद रखना है यूरो करेंसी के अंदर में। तो यूरो करेंसी इसलिए इसने नहीं बनाया था क्योंकि ये चाहते थे कि अपना आइडेंटिटी रिलेटेड रीजन के कारण अपना नेशनल रीजन होना चाहिए, अपने नेशनल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए अपन वो क्या करते हैं, इस यूरो करेंसी के नेट से बाहर आ जाते हैं। बाकी जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, 27 कंट्री है, वो सारे कंट्री एक्सेप्ट करते हैं किसको, यूरो को एज एन करेंसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द आसियान रीजनल फोरम ARF एस्टेब्लिश इन 1994। याद रखना है, क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन में लिखा है इसको याद करके क्या करेंगे, याद रखना है ARF कब बना था, तो 1994 में बना था। ARF किसका विंग है, तो आसियान का विंग है। आसियान क्या होता है, तो आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा, तब फिर आप मैं एक पार्टिकुलर वीडियो इसके लिए भी लेके आऊँगा कि जिसमें सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, सार्क है, SCO है, NATO है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, EU है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसके मेजरमेंट ट्रीटी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं, वो सारे वीडियो एक ही चीज़ में कंक्लूड करके लाऊंगा मैं। ओके लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन देखो कि ARF कब बना था, 1994 में बना था। और इसका ARF का क्या पर्पस था, तो सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इसका क्या पर्पस था, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इसका पर्पस था। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार, कि एक्सप्लेनेशन है कि 1994 में ARF बनता है, फोकसेस प्राइमरली ऑन द मैटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो कैसा सिक्योरिटी होना चाहिए, कैसा फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए अमंग इट पार्टिसिपेटिंग कंट्री। इट सर्व्स एज अ platform for the dialogue and cooperation on issue like conflict prevention, crisis management and regional security। अच्छा ये क्वेश्चन कभी नहीं आपसे पूछा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए है कि क्राइसिस मैनेजमेंट या रीजनल सिक्योरिटी किसके लिए है, ये कभी नहीं। लेकिन आपका एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के लिए आपको ये बताया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रीजनल सिक्योरिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। अब याद रखना है ओपन डोर पॉलिसी जो है वो कब लाया गया था, ओपन डोर पॉलिसी कब लाया गया था, तो 1978। याद रखना ये पॉइंट को। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो चाइना के द्वारा लाया गया। तो चाइना भाई साहब के द्वारा ओपन डोर पॉलिसी लाया गया, और ओपन डोर पॉलिसी कब आया था, 1978 में आया था, और चाइना के द्वारा ये लाया गया था। बेसिकली इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तो ओपन डोर पॉलिसी 1978 में लाया गया था। इसका मेन मकसद था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेंग जियोपिंग के द्वारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, ओपन डोर पॉलिसी। द पॉलिसी ओपनड चाइना टू द ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रांजिशन द नेशन टुवर्ड्स अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो यहाँ पे मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए ओपन डोर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था, डेंग जियोपिंग के द्वारा, और कब लाया गया था, 1978 में। तो ये बातें याद रखना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए ओपन डोर पॉलिसी लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो चाइना के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1978 में लाया गया था। कौन लाया था, तो डेंग जियोपिंग। तो पहला फैक्ट ये, दूसरा फैक्ट ये, तीसरा फैक्ट ये, चौथा फैक्ट ये, और पांचवा फैक्ट। इससे 5 फैक्ट निकालने हैं एक क्वेश्चन से। तो आपको ये नहीं क्वेश्चन पर आंसर निकालिए। PYQ का एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और उससे फैक्ट निकालते हो, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके
Okay, so next question है in 1966 who made the 6-point proposal for the ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान किसको बोला जाता है? बेसिकली जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो रहा था ना, तो इंडिया के इस साइड में ईस्ट पाकिस्तान था। तो इंडिया जब आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो इंडिया के वेस्ट साइड में, अगर आप देखोगे ना, इंडिया के वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में यहाँ पे कौन था? ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, सॉरी फॉर दैट पॉइंट। ओके, सो इंडिया की ईस्ट साइड में ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट साइड में वेस्ट पाकिस्तान था। अगर ईस्ट साइड में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट साइड में वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो इस यहाँ पे जो ट्रीट किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तानियों को, वो बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। इसको कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी किया जाता था। तो वहाँ पे एक शेख मुजीबुर रहमान नाम का एक आदमी हुआ करता था और वो ईस्ट पाकिस्तानियों के फेवर में बात करता था और वो चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तानियों का भी पॉइंट हो पूरे नेशन को रन करने के लिए। लेकिन उसकी बातों को नहीं माना गया और बाद में शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। तो इसने 6-point प्रपोजल रखा और 6-point प्रपोजल में ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहा था ईस्ट पाकिस्तान का। और इसी से क्या होता है, ग्रेटर ऑटोनॉमी 1971 में एक बांग्लादेश कंट्री बन के आता है, जिससे हमारे यहाँ महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो क्वेश्चन में याद रखना है कि 1966 में 6-point प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए 1971 में बांग्लादेश का फ्रीडम हुआ था और बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था। 1970 आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारी जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखने एक क्वेश्चन से। ओके, मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है एक्सप्लेनेशन को, तो कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंड सार्क इन द ईयर 2007। आप याद रखना ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लेके आऊँगा एक स्पेशल वीडियो ना, जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखना कि लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइनिंग विद द सार्क इज दैट अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्या है? 2007 में लेटेस्ट मेंबर बन के उभरते हैं सार्क के। ओके, सो हम लोग जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जो साउथ एशिया में नहीं आता है? तो जब भी हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया के बारे में, तो साउथ एशिया में क्या क्या आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, इसके बाद मालदीव आ जाता है, यहाँ पे ऊपर में नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, ठीक है। बट चाइना नहीं आता है। चाइना साउथ एशिया की कंट्री के अंदर में नहीं आता है। तो जब हम लोग बात करेंगे तो चाइना नहीं होगा राइट आंसर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? तो चाइना। ओके, क्योंकि पाकिस्तान भी आता है तो पाकिस्तान इसका नहीं होगा, बांग्लादेश भी आता है, बांग्लादेश भी नहीं होगा, नेपाल भी आता है तो नेपाल भी इसके अंदर नहीं होगा। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा। बताया जा रहा है चाइना इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, द साउथ एशियन रीजन। आप याद रखना है कि साउथ एशियन रीजन में कौन कौन कंट्री आ रहे हैं? इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, नेपाल आ रहा है, भूटान आ रहा है, मालदीव आ रहा है और अफगानिस्तान आ रहा है। चाइना को हम लोग ईस्ट एशिया में रखते हैं। किस में रखते हैं? ईस्ट एशिया में रखते हैं। तो याद रखें ये सारी कंट्री इंपॉर्टेंट है। इंडिया, सारी नेबरिंग कंट्री आप देख लो ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, फिर इधर बांग्लादेश, फिर नीचे में श्रीलंका, फिर उसके भी नीचे में मालदीव, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर में भूटान, नेपाल। बट चाइना जो है वो ईस्ट एशिया की कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है? तो याल्टा कॉन्फ्रेंस आपका रिलेटेड है कि क्या हुआ था याल्टा कॉन्फ्रेंस में? तो बिग थ्री डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द बिग थ्री, तो कौन ये बिग थ्री था? तो बिग थ्री के मतलब को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो बिग थ्री कौन था? तो बिग थ्री था आपका रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टेलिन। रूजवेल्ट था, चर्चिल था और कौन था? स्टेलिन था। ये बिग थ्री के कैटेगरी के अंदर में आता है और आंसर आपका 2 नंबर हो जाता है, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टेलिन। ओके, नेक्स्ट
इसके हम लोग सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में हुआ था। बिग थ्री कौन कौन आ रहे थे? तो रूजवेल्ट आ रहे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड किंगडम मतलब दैट मीन्स यूके की प्रेसिडेंट थे, स्टालिन जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। टुगेदर दे लेड प्लान फॉर द पोस्ट वॉर यूरोप एंड एग्रीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के लिए ये लोग एग्रीड होते हैं, ये बिग थ्री। तो बिग थ्री में आप नाम याद रखोगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का, इसके अलावा चर्चिल का, इसके अलावा आप याद रखोगे स्टालिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसकी फुल फॉर्म को याद रखना। IAEA का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कब बना था? तो ये बना था 1957 में। कब बना था? 1957 में बना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बेसिकली इसका प्राइमरी मिशन क्या होता है कि प्रोमोटिंग द पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो मतलब आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करो लेकिन उसको पीसफुल मैनर में करो। पीसफुल मतलब उससे एनर्जी क्रिएट करने में करो। आप मिलिट्री पर्पज से नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज। तो न्यूक्लियर एनर्जी को बंद करने के लिए मिलिट्री पर्पज में ये IAEA स्टार्ट हुआ था, बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो बेसिकली आपको इससे 3 फैक्ट निकालने हैं। पहला, IAEA जो है स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दूसरा आपको पॉइंट निकालना है ये कब बना था? तो 1957 में। और तीसरा पॉइंट निकालना है ये किस लिए बना था? तो पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल मैनर में यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करो और मिलिट्री पर्पज से इसको बंद करो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। हम लोग 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू मेंबर कंट्रीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बेसिकली कौन से बैंक जो है ना ये सारे काम करने के लिए फंड करते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली अगर आप देखते हो ना, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो जाती है, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात हो जाती है, तो आपको वर्ल्ड बैंक में ही आप ये कीवर्ड है ये आप ध्यान में रखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी आया तो वर्ल्ड बैंक का इंटरफेयर वहां पे होगा ही होगा और वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। ये सारी कोल्ड वॉर इवेंट्स है। तो कोल्ड वॉर इवेंट्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे कोल्ड वॉर इवेंट्स, मेजर कोल्ड वॉर इवेंट्स जो है उसको मेंशन डाउन कर दूंगा। उससे क्वेश्चन 2 आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 आते हैं हर ईयर, लेकिन हम लोग 2 का तो गारंटी लेते हैं कि 2 आएंगे ही आएंगे। ओके, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें ना, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी क्या होता है? स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो होता है स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है। अगर हम लोग इसको आगे देखते हैं और स्टार्ट का बताया जा रहा है कि स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एम्ड टू रिड्यूसिंग एंड लिमिटिंग नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्ट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है? इस एग्रीमेंट में बताया जाता है कि हम लोग अपने वेपन्स को, ऑफेंसिव वेपन्स जो है उसको कम करेंगे। तो इसके 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट स्टैंड फॉर स्टार्ट किसके बीच में हुआ था और स्टार्ट किस लिए हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ऑफेंसिव वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए। किसके बीच में हुआ था? तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था। और तीसरी बात है कि स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू द ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्या है? तो देखो, ह्यूमन राइट तो कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। आर्म्स कंट्रोल जो है, आर्म्स को ही कंट्रोल अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो भी कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता है। इसके अलावा टेररिज्म के बारे में बात करें ना, तो टेररिज्म क्या कर सकता है? ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा सकते हैं। फिर डिसआर्मामेंट मतलब कि अपने आर्म्स को, वेपन्स, ऑफेंसिव वेपन्स को कम करना, तो डिसआर्मामेंट कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता है, तो ये तो भी नहीं हुआ। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाता है? टेररिज्म। तो टेररिज्म क्या है? ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है और इसमें आपको बताया जाए कुछ इंडिजिनियस पीपल है और कुछ रीजन है। कौन से इंडिजिनियस पीपल कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं वो आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान आपको क्या करना है, इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो मत देखो। जितने भी मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा ना, उसमें इंडिजिनियस पीपल और उससे एडजॉइनिंग रीजन जो बताऊंगा, वो सारे एडजॉइनिंग रीजन और इंडिजिनियस पीपल की लिस्ट आप तैयार कर लेना, उससे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है पार्टिकुलरली। ओके, तो मापुचे जो है वो चिली से बिलोंग कर रहा है। कुना ट्राइब जो है वो ईस्ट ऑफ पनामा कैनाल से बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन से जो बिलोंग करता है वो फिलिपींसियंस होते हैं। इसके अलावा ट्राइबल पीपल्स ऑफ द चिटागोंग हिल से जो बिलोंग कर रहे हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको लोकेशन भी पता है ना, चिटागोंग हिल के ट्रैक्ट के बारे में आप अगर जानते हो तो बांग्लादेश हो जाएगा, कॉर्डिलेरा रीजन के बारे में जानते हो तो फिलीपींस हो जाएगा। फिर कुना ट्राइब्स, याद रखना कुना ट्राइब्स जो है वो पनामा कैनाल से बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा मपुचे जो है वो चिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे इंडिजिनियस पीपल है और इंडिजिनियस पीपल की लिस्ट है। आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में मैं जो भी इंडिजिनियस पीपल और एडजॉइनिंग रीजन पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड। एक स्पेशल वीडियो और आएगी जिसमें मैं सारे इन्वायरमेंटल इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, इन्वायरमेंटल इवेंट्स को नोट डाउन करवाऊंगा। तो उसमें आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ाऊंगा। रियो डी जेनेरियो में हुआ था रियो समिट, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। 2015 के पेरिस समिट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा SDG के बारे में बताऊंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, 1997 में। याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन किया गया था। एक बार इसके सॉल्यूशन को देखिए अगर, तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइन 1997, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। It represents an international treaty obligating participating nation to reduce greenhouse gas emission. तो greenhouse gas emission को कम करना है, recognizing the role human activity in global warming. तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस होता है CO2 हो गया, NOx हो गया, मतलब नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे H2SO4 हो गया, CFC हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या है ग्रीन हाउस गैस, और बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है, इसको क्या करना है, कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में यही एम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो हमारे इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है वो 2001 में। ये सारे आपको किस में मिल जाएंगे, आपको जो मैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था, 2001 में पास हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, विमेन एक्टिविस्ट अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। अब वर्ल्ड सोशल फोरम याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा, जिसे हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली कौन से ऐसे फोरम है जहाँ पे ये सारे लोगों को लाया गया और किसके अगेंस्ट में, किसके अपोजिट में, तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में। तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या, पहले तो समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम लोग पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड को क्या बना रहे हैं, ग्लोबल विलेज बना रहे हैं। और ग्लोबल विलेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबके बहुत ही ज़्यादा एक इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब न्यू लिबरल के बारे में बात करें तो न्यू लिबरल बात करता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के बारे में बात करता है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के बारे में जब इसको बताया जाता है तो ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, दूसरा कंट्री तीसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो ये तो इंटरडिपेंडेंसी हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है और दूसरा तीसरा पे अगर डिपेंडेंट है तो तीसरा पहला पे भी डिपेंडेंट है, और दूसरा जो है उससे पहला से भी पहले जो कंट्री होगा उससे भी उस पे ही डिपेंडेंट है। तो एक तरह का नेट बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके देता है, तो वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो बेसिकली वर्ल्ड सोशल फोरम इज स्पेस फॉर डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग सिविल सोसाइटी groups including human rights activists, environmentalists, labor union and other movement that oppose new liberal globalization and advocate for the social justice, जो social justice के बारे में बात करता है। याद रखना है ये बातें कि
इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही कम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर आपसे बनेगा वो भी अच्छी बात है, नहीं बना तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम जो भी PBQ में पढ़ाऊंगा जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, उसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सारे मिसलेनियस में है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो कौन से ग्लोबलाइजेशन के बारे में सही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है। तो ग्लोबलाइजेशन, वही अभी मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल। तो हम लोग एक ऑप्शन अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फेनोमेना। सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक फेनोमेना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक फेनोमेना तो है ही नहीं। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली कल्चरल फेनोमेना। नहीं, प्योरली नहीं है। मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इसमें सारी चीज इंगेज्ड रहते हैं, तो ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है। यानी तो ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ यूनिवर्सल इंपैक्ट ऑन ऑल स्टेट एंड सोसाइटी। सारे स्टेट और सारी सोसाइटी पे इंपैक्ट कर, नहीं जो पुअर स्टेट होता है, जो अफ्रीकन के कुछ पुअर स्टेट, उस पर वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वर्क नहीं कर रहा है। कुछ सोसाइटी जो अपने आप को अवॉइड करती है ग्लोबलाइजेशन से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। तो याद रखना है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। मतलब ये डेज ईयर में जो डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, उसकी भी वीडियो एक बनाऊंगा मैं। जो ईयर में इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट डेज के अंदर में 14 अप्रैल आता है, जब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। अंबेडकर कौन थे? तो सोशल रिफॉर्मर से, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द लोगो। बेसिकली एक लोगो है, मैं लाना भूल गया यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली कि यहाँ पे लोगो UN का लोगो है, और UN के लोगो को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था कि इसमें से कौन UN का लोगो हुआ है। ठीक है ना, तो UN का लोगो होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? UN के सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? ओके, UN के सेकंड सेक्रेटरी जनरल है डेग हमरस्क्यूज। तो बेसिकली ये थर्ड वाला डेग हमरस्क्यूज जो है ना, वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है। इसी तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करके बताऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल है। ओके, इसके सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। डेस Hammarskjöld served as the second Secretary General of the United Nations from 1953 until his death in 1961। बेसिकली 1953 से लेकर 1961 तक रहते हैं। ही इज नॉन फॉर हिज डेडिकेशन टू द पीस कीपिंग एंड एफर्ट्स टू मेडिएट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये क्या, इसका काम क्या था कि ये किस लिए जाने जाते हैं? तो पीस कीपिंग फोर्स के लिए जाने जाते हैं। पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है कि अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे यार किसी का बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन, कहीं पे सिविल वॉर भड़क चुका है, तो वहाँ पे UN के पीस कीपर्स जाएंगे और पीस कीपर्स में वो चीज़ों को सेव किया जाएगा। अच्छा, पीस कीपर कौन होते हैं? तो जो नेशन UN से जुड़े हुए हैं वो अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। इंडिया इसमें सबसे आगे रहता है, जो अपने सोल्जर्स को भेजते हैं पीस कीपिंग एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द UN डे? किसको हम लोग UN डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम लोग UN डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये कब बना था? अगर हम लोग आपको ऐसे बताया जाए कि 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है, और 1945 में ये बना था। 1945 में बना था, और किस लिए बना था? तो बेसिकली ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन को बनाने के लिए, ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन के बाद को बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद UN बना था। तो याद रखना UN कब बना था? 1945 में। कौन से डेट को? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग UN डे सेलिब्रेट करते हैं। और UN का मकसद क्या था? तो ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, द UN वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली आप देखो, याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बना था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या बना था? UN बना था। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन नहीं चल पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को हटा के हम लोग क्या लाए? UN लाए। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर कौन है? UN है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है।
राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारे आ जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। बेसिकली यूएनडीपी का काम क्या होता है? तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इन्हांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्रिएट करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए यूएनडीपी तत्पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट कॉल्ड। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, हमारे जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो सारे 7 स्टेट्स हैं, उस 7 स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। आपको सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जो कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ये सारे जो है ना कल्चरल डाइवर्स स्टेट है, तो इस सबके नाम आपको याद रहना चाहिए। 7 सिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्री विद। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो अपने कौन कौन कंट्री के साथ, अपने पड़ोसी कौन कौन कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। जिसमें किस किस कंट्री के साथ? तो नेपाल के साथ करता है। तो क्या किस चाइना के साथ करता है? नहीं, नेपाल के साथ करता है क्या? तो नेपाल के साथ नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। ये आंसर तो नहीं होगा। फिर उसी तरह से चाइना के साथ करता है क्या? भूटान के साथ करता है क्या? तो भूटान के साथ भी नहीं करता है, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, यस, ये आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि चाइना के साथ, चाइना कहाँ पे? ऊपर में है, नीचे में म्यांमार है और बगल में क्या है? बांग्लादेश है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर में क्या है? चाइना है, इस साइड क्या है? बांग्लादेश है और नीचे में कौन है? म्यांमार है। तो बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो 3 कंट्री अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड। तो स्टेट ऑफ नागालैंड जो स्पेशल वीडियो आएगी उसमें सारे स्टेट के फॉर्मेशन और उसके ईयर आएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड क्या है? 1963 है। क्या है? 1963 है। ओके, खासी ट्राइब्स एंड इथनिक ग्रुप्स आर द इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कौन से स्टेट के खासी ट्राइब्स होते हैं? मेघालय की। यहाँ पे गारो, खासी, जंतिया, 3 यहाँ पे ट्राइब्स या 3 आप यहाँ पे समझ लो कि माउंटेन है, पीक है, माउंटेन पीक है। एक गारो है, ओके, एक गारो है, एक खासी है और एक जंतिया है। तो गारो, खासी, जंतिया, ये 3 ट्राइब्स भी है, 3 माउंटेन पीक भी है। कहाँ पे है? तो मेघालय में है, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्ट सर्व्स एज अ गेटवे टू विच ऑफ द रीजन मेंशन बिलो। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो किसके लिए गेटवे है? तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, मतलब आसियान कंट्री के लिए। तो आसियान कंट्री के लिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो क्या है? गेटवे है, एक तरह का क्या है? गेटवे है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। गेटवे मतलब वहाँ से हम लोग अपना डील कर सकते हैं आसियान कंट्री के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following entered into the Stand Still Agreement। तो Stand Still Agreement के अगर बारे में बात करें तो Stand Still Agreement के बारे में बात करें तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद क्या थे? Stand Still Agreement को साइन किए थे। कब किए थे? तो नवंबर 1947 में। याद रखना, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो कुछ जो हमारे स्टेट्स थे वो हमारे इंडियन यूनियन के साथ आना नहीं चाहते थे। जैसे जूनागढ़ थे, हैदराबाद था, कश्मीर था, ये सारे जो थे नहीं आना चाहता था। जिसमें हैदराबाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो कब? नवंबर 1947 में साइन करते हैं इंडियन यूनियन के साथ। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें हम लोग जूनागढ़ के बारे में, कश्मीर के बारे में भी देखेंगे जब हम लोग वो सेपरेट वीडियो में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, स्टेट कौन कब फॉर्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर रिलक्टेंट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। जो अभी तुरंत मैंने क्या बताया? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 जो इंपॉर्टेंट स्टेट है ये नहीं आना चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ, तो फिर इसको बाद में शामिल किया गया था डिफरेंट तरीके से। ठीक है,
जैसे अगर बात करें ना कि जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवा दिया गया था, जूनागढ़ में प्लेबिसाइड, और हैदराबाद में अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं जो वहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, इसको ज़बरदस्ती करवाया गया था बेसिकली। और कश्मीर जो है उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था कश्मीर के लोगों के साथ, मतलब उसके राजा के साथ। तो इस तरह की इसमें घटनाएं हुई थी। आगे हम लोग जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो किसने टू नेशन थ्योरी के बारे में, तो देखो जनता दल तो कभी भी नहीं दे सकता है। टू नेशन थ्योरी इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। सोशलिस्ट पार्टी कभी भी नहीं दे, स्वतंत्र पार्टी कभी भी नहीं दे सकता है। तो कौन दे सकता है, तो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ही क्या दिया था, टू नेशन थ्योरी के बारे में इसने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फेमस एज फ्रंटियर गांधी। किसको हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। तो ये आपको जो स्पेशल टाइटल जो है ना उसके वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्पेशल टाइटल किसका किसका है तो वो ध्यान में रखोगे। जैसे फ्रंटियर गांधी का किसका है, खान अब्दुल गफ्फार खान का है। उसी तरह सरदार पटेल, सरदार जो है स्पेशल टाइटल दिया गया था। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पार्टी है, और पार्टी को जो एस्टेब्लिश्ड किया था पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन है। जैसे ऐसे डांगे जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन में शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ बनाए थे। मीनो मसानी स्वतंत्रता पार्टी बनाए थे। अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे। ये पार्टी है, पार्टी से रिलेटेड वो पर्सनैलिटी है, और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे वो भी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता संघ बनाए थे। मीनो मसानी स्वतंत्रता पार्टी बनाए थे, और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी याद रखना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो भीमराव अंबेडकर बनाए थे। कौन बनाए थे, भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और एंटी कास्ट मूवमेंट से तो ये रिलेटेड है भी। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर जो थे वो क्या बनाए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बना था, तो 1936 में बना था। 1936, और किस लिए डेडिकेट था, तो फाइटिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित एंड इंप्रूविंग देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए और दलित के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा फॉर्म किया गया, भीमराव अंबेडकर के द्वारा फॉर्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was known as the milkman of India। तो milkman of India किसे हम लोग बोलेंगे, तो milkman of India विर्गियस कुरियन को बोलेंगे। विर्गियस कुरियन बेसिकली जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ऑपरेशन फ्लड याद रखना, ये सारे ऑपरेशन आपको बताए जाएंगे आगे। ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो किससे रिलेटेड है, तो मिल्क से, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किसके प्रोडक्शन से, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और किसने इसको स्टार्ट किया था, विर्गियस कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है द सेकेंड 5 ईयर प्लान। अच्छा ओके, 5 ईयर प्लान के भी डेडिकेटेड वीडियो आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। तो पहला ऑप्शन है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है हैवी इंडस्ट्री पे बेस्ड था क्या, यस सही है। सेकेंड, A bulk of industry like electricity, railway, steel could be developed by the private sector। तो तभी तो प्राइवेट सेक्टर का नाम निशान भी नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आ गया, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाला स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में वो सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड। अब सेकंड 5 ईयर प्लान कौन ड्राफ्ट किया था, तो पीसी महालनोबिस, याद रखना है पीसी महालनोबिस ने सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया एज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रिवेंटेड ओनली नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो एनपीटी, बेसिकली एनपीटी लाया गया था, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाया गया था, जिसमें बताया गया कि जो न्यूक्लियर स्टेट है, जो 5 स्टेट है पहले से जो न्यूक्लियर हो चुके हैं, 5 स्टेट मतलब कि फ्रांस है, यूएस है, इसी तरह से यूके है, चाइना है, ये और रसिया है, ये सारे स्टेट हो गए हैं न्यूक्लियर पावरफुल। लेकिन अब आगे जो भी स्टेट है वो न्यूक्लियर पावरफुल नहीं बन सकता है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता है मिलिट्री पर्पस के हिसाब से। तो एनपीटी लाया गया था पूरे वर्ल्ड में। तो इसका विरोध कौन किया था, कौन इसके अगेंस्ट में, तो इंडिया चला गया था, पाकिस्तान चला गया था। क्यों, क्योंकि वो लोग भी अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहते थे। तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए भी, जैसे पोखरण में 1998 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स का
टेस्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द नैम। तो नैम का फर्स्ट नैम का फुल फॉर्म याद रखोगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1961 में, याद रखना है। बेलग्रेड कहाँ पे? यूगोस्लाविया में है। 1961 में हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट। एंड नैम का फुल फॉर्म याद रखोगे। ओके, तो ये सब कोल्ड वॉर इवेंट है और कोल्ड वॉर इवेंट के डेडिकेटेड वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों से डील करके बताऊंगा। द सिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सिमला एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिमला एग्रीमेंट। तो याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिमला एग्रीमेंट, इसके ईयर को याद रखो, 1972। 1972 में सिमला एग्रीमेंट होता है। किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर द यंगर पार्टी वर्कर्स। तो यंगर पार्टी वर्कर्स के लिए भी जगह खाली छोड़ देना चाहिए, के कामराज ने बताया था। तो के कामराज ने 1963 में ये आइडिया प्रपोज किया था कि हम लोग को जो ओल्ड कांग्रेस मेंबर है ना, उसको जगह छोड़ के हम लोग को यंगर पार्टी वर्कर को जगह देना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। ओके, तो के कामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हु गिव द स्ट्रेटेजी फॉर ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में कौन स्ट्रेटेजी दिया था? राम मनोहर लोहिया, जो सोशलिस्ट थे। कौन थे ये? सोशलिस्ट थे। और इसने बताया था नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में थ्योरी दिया था। तो कौन दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, ओके, इसके बारे में अगर बताएं तो राम मनोहर लोहिया अपोज द स्ट्रेटेजी ऑफ द नॉन कांग्रेसिज्म एडवोकेटिंग फॉर अ यूनिफाइड अपोजिशन फ्रंट। तो ये बताते थे कि यूनिफाइड अपोजिशन फ्रंट होना चाहिए। ऐसे हम लोग नॉन कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हम लोग को सारे अपोजिशन एक साथ मिल जाना चाहिए। ओके, दिस स्ट्रेटेजी इंक्रीज द अलायंस among various opposition party to present a strong alternative to कांग्रेस। तो कांग्रेस के एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव की तरह सारे अपोजिशन पार्टी को, जैसे अभी आज के समय में महागठबंधन होता है ना, उस समय में यही बात बोल रहे हैं कि सारे अपोजिशन पार्टी को साथ आ जाना चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था? ओके, ये 50 क्वेश्चन था। तो ये 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8287233493 पे आप मैसेज कर सकते हो और उसमें मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा आपको सारे वीडियो डेडिकेटेड टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।